हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, बच्चे हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किए थी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट की। शॉर्ट रन की कॉस्ट हमने स्टडी कर ली थी। अब शॉर्ट रन की कॉस्ट के बाद हमने करनी है लॉन्ग रन की कॉस्ट। तो लॉन्ग रन की कॉस्ट का हमने जो चार्ट बनाया था, हमने देखा था कि लॉन्ग रन की जो कॉस्ट है ना, लॉन्ग रन कॉस्ट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले हम लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट स्टडी करते हैं। इसमें लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट इस वाले नोट्स में नहीं है, बट आप उसको आराम से अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको भी करवा देता हूँ लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट भी, कि लॉन्ग रन की जो टोटल कॉस्ट होती है ना, जस्ट मिनट। हाँ, जो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में डिफरेंस तो आपको क्लियर है ना, कि लॉन्ग रन वो पीरियड है जिसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में फॉर्म हर तरह की चेंज कर सकते। अब क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, इसलिए अगर आउटपुट ज़्यादा करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। आउटपुट कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, तो वो भी कम हो जाएगी, टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट कर्व है ना, वो यहाँ ज़ीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अगर हम इधर आउटपुट लेते हैं, इधर हम लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट लेते हैं, तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, बट इसकी स्लोप वही होगी। पहले ये कॉस्ट बढ़ेगी डिमिनिशिंग रेट से, फिर कांस्टेंट रेट से, फिर इंक्रीजिंग रेट से। ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का कर्व होगा। क्लियर? आपने ये बनाना है। उसके बाद अगला था लॉन्ग रन की कॉस्ट में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ना, इसको मैं पहले बेटा रिमूव कर दूँ। ये लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन की जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, उसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। वो या तो हमारी ये लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट स्कैल्प्ड कर्व और ब्रोकन कर्व भी हो सकती है, जैसे ये है। दूसरा, ये जो कर्व है वो ऐसे इन्वेलप कर्व भी हो सकता है, जैसे ये वाला कर्व है, और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो 3 तरह की लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व हो सकती है। तो पहले हम ये करते हैं स्टडी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व, स्कैल्प्ड एलएसी और ब्रोकन एलएसी। अब हमें ये पता है, ध्यान से बेटा इसको सुनना है आपने, कि लॉन्ग रन में फर्म हर तरह की चेंज कर सकती है। फर्म लॉन्ग रन में नया प्लांट भी लगा सकती है। फर्म कैन शिफ्ट फ्रॉम प्लांट ऑफ स्मॉलर कैपेसिटी टू प्लांट ऑफ बिगर कैपेसिटी। तो लॉन्ग रन में फर्म वो वाला प्लांट यूज़ करेगी किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। ये बात को याद रखना, ठीक है। इसी से हम ये कर्व एक्सप्लेन कर देंगे कि लॉन्ग रन में फर्म हर तरह की चेंज कर सकती है। फर्म स्केल ऑफ प्लांट भी चेंज कर सकती है। इसलिए लॉन्ग रन में फर्म ने अगर कोई गिवन आउटपुट प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए वो वाला प्लांट यूज़ करेगी जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। क्लियर? ये बात क्लियर है ना? तो इसी बात को देखते हुए हम ये डायग्राम बनाते हैं। ये हमने, ये देखिए, इधर आउटपुट को लिया और इधर हमने एवरेज कॉस्ट को लिया। ये हम अज्यूम कर रहे हैं फर्म के पास 3 प्लांट है। पहले ये समझ लो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद आप ऐसी खुद भी प्रैक्टिस करना। ये हमारा हो गया SAC1, ये दूसरा आ गया ऐसे ही डॉटेड लाइन, यहाँ से आने के बाद ये, उसके बाद फिर डॉटेड लाइन है SAC2। ये डॉटेड लाइन यहाँ से शुरू करते हैं, ये फिर डॉटेड लाइन यहाँ से, और फिर ये डार्क लाइन SAC3।
हम माने फर्म के पास 3 प्लांट के ऑप्शन है। SSC1 फर्स्ट प्लांट की एवरेज कॉस्ट कर्व है, SSC2 सेकंड प्लांट की एवरेज कॉस्ट कर्व है, SSC थर्ड प्लांट की एवरेज कॉस्ट कर्व है। क्लियर? SSC1 जो है लोएस्ट कैपेसिटी का प्लांट है, SSC2 उससे बिगर का, SSC3 उससे भी बिगर। तो फर्म ने मान लीजिए ये OM लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। क्लियर? तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पर है PM एवरेज कॉस्ट है। तो इसके लिए अगर यानी कि फर्म ने अगर OM लेवल प्रोड्यूस करना है तो फर्म SSC1 यूज़ करेगी। इसके बाद अगर फर्म के पास ने आउटपुट बढ़ाने का है, उसको OM1 प्रोड्यूस करनी है, तो 2 ऑप्शन है कि वो या तो SSC1 यूज़ करे या SSC2 यूज़ करे। अगर SSC1 यूज़ करते हैं तो एवरेज कॉस्ट है P1M1, SSC2 यूज़ करे तो एवरेज कॉस्ट है P2। तो फर्म ये वाला प्लांट ही यूज़ करेगी। सिमिलरली अगर फर्म ने इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है OM2, तो फर्म के पास अगेन 2 ऑप्शन है कि वो या तो ये SSC1 यूज़ करे या ये SSC2 यूज़ करे। बट मेरे ख्याल से इस आउटपुट के लिए फर्म SSC2 यूज़ करेगी, क्योंकि इस यहाँ पर आगे आगे एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। क्लियर? अब इस आउटपुट इतनी आउटपुट के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट के लिए फर्म SSC2 यूज़ करेगी। OM5 आउटपुट के लिए फर्म के पास अगेन 2 ऑप्शन है, या तो ये वाला प्लांट या ये वाला प्लांट यूज़ करे। नेचुरली फर्म OM5 आउटपुट के लिए SSC2 प्लांट को यूज़ करेगी, और OM6 के लिए फर्म SSC3 को यूज़ करेगी, और इतनी आउटपुट के लिए OM7 आउटपुट के लिए फर्म SSC3 को यूज़ करेगी। ठीक है? मतलब जहाँ पर ये 2 प्लांट के कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर वो फर्म प्लांट को यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। तो दैट पोर्शन ऑफ दीज SSC कर्व्स विच लाइज बिलो द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ 2 SSC कर्व इज कॉल्ड एज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये उसका लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नीचे है। दिस इज़ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये ब्रोकन कर्व है, इसीलिए इसको ब्रोकन कर्व भी कहा जाता है। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड शेप होती है कि ये इन्वेलप कर्व भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ LAC कर्व और इन्वेलप कर्व। ये देखिए, ये एक LAC है, दिस इज़ LAC। इसके अंदर हमने 5 SSC बनाए हैं, SSC1, SSC2, SSC3, SSC4 एंड SSC5। क्लियर? तो इसके इस बड़े वाले LAC के अंदर 5 LAC हैं, इसीलिए इसको इन्वेलप कर्व कहा जाता है। क्लियर? ये डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये डायग्राम कैसे बनी है। ये देखिए नीचे, ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आउटपुट को लिया, वर्टिकल एक्सिस पर एवरेज कॉस्ट को लिया। ये हमने पहले एक LAC कर्व बना देते हैं बड़ा सा, इसके अंदर 5 SSC बनाने हैं। ये इसका मिनिमम पॉइंट है, एक SSC तो इसके मिनिमम पॉइंट से ही बन जाएगा। 2 SSC इसके लेफ़्ट में, 2 SSC इसके राइट में। पहले 2 लेफ़्ट में बनाते हैं। कैसे बनाने हैं? ये SSC फॉल कर रहा है, फॉल करते करते टेंजेंट हुआ, टेंजेंट होने के बाद भी फॉल किया, कांस्टेंट एंड देन राइजिंग। दिस इज़ SSC1, मतलब एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ प्लांट 1। ये इसका मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पर ये टेंजेंट हुआ, फॉल किया, कांस्टेंट हुआ, फिर राइज। SSC2, SSC3, और इधर से फॉल किया, कांस्टेंट हुआ, राइज किया, राइज करता करता टेंजेंट और ऊपर, ये SSC4। सिमिलरली फॉलिंग, कांस्टेंट, राइजिंग, ये SSC5 बन गया। क्लियर? तो जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है ना, इट मीन्स प्लांट ओवर यूटिलाइज्ड होता है। तो यहाँ पर
प्लांट इज़ ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर एसएसी भी मिनिमम है, एलएसी भी मिनिमम है। बट इसके लेफ्ट वाले एरिया में LAC is tangent to SAC at their falling portion, means here plants are underutilized. यहाँ पर LAC is tangent to SAC at their rising portion, तो इसलिए यहाँ पर plants are over utilized. यहाँ पर LAC और SAC दोनों मिनिमम है, यहाँ पर plant is optimally यूटिलाइज्ड, ठीक है ना। और ये लेफ्ट में क्या मैंने लिखा था, प्लांट्स आर अंडर यूटिलाइज्ड। हमने फॉर द रीजन ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पर सिर्फ 5 SAC लिए हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ SACs होते हैं। क्लियर, ये हमारा इन्वेलप कर्व है। और थर्ड ऑप्शन है इसका स्मूथ LAC कर्व। ये हमने स्मूथ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस LAC कर्व बना दिया। यहाँ पर 1 2 3 SAC बनाए, तीनों ही मिनिमम पोर्शन पर टेंजेंट है LAC को। क्लियर, और ये तब होता है जब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर एंड होमोजीनियस हो, और इट रिमेन एंड आल्सो प्राइसेस ऑफ इनपुट्स रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर LAC कर्व इस शेप का होगा। ये हमारे लॉन्ग रन के जो एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो इस तरह से हमने ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट की इस वाले चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में हमने लॉन्ग रन की कॉस्ट स्टडी कर ली। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।